नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ये हमारे लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी उसका मॉक टेस्ट 4 है। ऑलरेडी 3 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पे। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लें। यहाँ पर फ्रेंड्स ये टोटल फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस और हिंदी, इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस को। मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, केवल उसका शॉर्ट ट्रिक मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। आपको उसे सॉल्व करना होगा और यदि आपको वो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, है ना। उसको रिजॉल्व किया जाएगा हमारे मैथ के जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा। बाकी फ्रेंड्स, जो पहले भी क्वेश्चंस थे आपके, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपने हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर तो डे टू डे और आपको इंस्टेंट जो भी रिजोल्यूशन होता है वो तुरंत दे दिया जाता है ना। यदि आपने पेड ग्रुप के मेंबर हो तो आप अगर यूपीपीएससी के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, प्रीलिम्स के पेपर को, तो उसके लिए भी ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस रखे गए हैं जीएस के वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रखे गए हैं, जीएस और साइंस के, है ना। तो उन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 to 25 आपका रीजनिंग का है, तो उसके आंसर्स मेरे द्वारा बताए जाएंगे। मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स मेरे द्वारा बताए जाएंगे, सॉल्व आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में हम देखेंगे, उसके आंसर्स मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग देखते हैं, क्योंकि वहाँ से अपना जीएस पार्ट स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, से क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। सबसे पहला जो जीएस का क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता में लेड और जेड का आयात कहाँ से किया जाता था? फ्रॉम वेयर द लेड एंड जेड इम्पोर्टेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है ना। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत और पामीर, है ना। लेड और जेड का जो आयात है या इम्पोर्ट है वो साउथ इंडिया और पामीर से किया जाता था। तो इसका सही जवाब होगा बी। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से सही विकल्प का आपको चयन करना था। पहला दिया हुआ है त्रिमूर्ति का सिद्धांत, मैत्रेयानी उपनिषद से लिया गया है और ऋग्वेद में 1028 स्तुतियाँ दी गई हैं। उपनिषदों को वन की पुस्तक कहा जाता है। आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना था। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द मैत्रेयानी उपनिषद, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा है 1028 hymns have been given in the ऋग्वेदा and the Upanishads are called the forest book। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 75% पूरा सही लिखा हुआ था, बट यहाँ पर एक चीज़ ये गलत लिखी हुई है कि उपनिवेशद या उपनिषद जो होते हैं, है ना, उनको वन की पुस्तक नहीं कहा जाता है, ये अरण्यक को कहा जाता है। जो अरण्यकाज होते हैं उनको आप वन की पुस्तक कहते हैं, उपनिषद को नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। बाकी पहला और दूसरा स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सही लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि दूसरा स्टेटमेंट आधा गलत है इसलिए दूसरा पूरा स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा केवल A1 ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चोल काल के मुख्य शब्द संकल्पना से संबंधित सही विकल्प का चयन करना था। पहला दिया हुआ है धर्मासन, वस्तु के रूप में भूमि राजस्व एकत्र करना, और कदमई दिया हुआ है न्याय का शाही दरबार। तो इसमें आपको बताना था कौन सा सही है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द की टर्म कॉन्सेप्ट ऑफ द चोला पीरियड। धर्मासन, लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन अ काइंड, और दूसरा दिया हुआ था कदमई, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि दे आर इन्वर्सली रिटन, ठीक है। जो धर्मासन है ये आपका न्याय का शाही दरबार होता है, और जो कदमई है ना, ये आपका लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन अ काइंड, या आप कह सकते हैं वस्तु के रूप में भू राजस्व या भूमि राजस्व एकत्रित करना, इसे कदमई कहा जाता था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर उल्टा लिखे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29। बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो जो बैटल ऑफ बक्सर है आपका, ये आपका लड़ा गया था 1764 में, और बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 1757 में। कई बार डेट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो बक्सर की लड़ाई है ये आपका 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था, और जो प्लासी की लड़ाई है या बैटल ऑफ प्लासी है ये आपकी 23 जून 1757 में लड़ी गई थी। ठीक है, इसी बीच में एक और लड़ाई लड़ी गई थी, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपकी 1761 में लड़ी गई थी, है ना। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, और उसकी डेट थी 14 जनवरी 1761। यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बसीन की संधि और वनडीवॉस की लड़ाई से संबंधित विकल्प का आपको चयन करना था। तो जो ट्रिटी ऑफ बसीन है ना, ट्रिटी ऑफ बसीन, ये कब हुई थी? ये हुई थी आपके 1802 में, और जो बैटल ऑफ वनडीवॉस है ये आपको हुई थी 1760 में। ठीक है, तो जो ट्रिटी ऑफ बसीन है ये आपकी हुई थी 1802 में। ट्रिटी ऑफ बसीन अगर पूछा जाए किसके किसके बीच में साइन किया गया था, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड है। नाम याद रखिएगा, बाजीराव सेकंड एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में हुई थी ट्रिटी ऑफ बसीन। और ट्रिटी ऑफ बसीन किस युद्ध के बाद हुई थी? तो युद्ध हुआ था आपका बैटल ऑफ पूना, है ना। जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, आपको ये पता होगा, जो आंग्ल मराठा वॉर थे या अंग्रेज जो मराठा युद्ध हुए थे, उसमें आप कह सकते हैं जो बैटल ऑफ पूना हुआ था, है ना, उसके बाद ये ट्रिटी हुई थी बसीन की, ट्रिटी ऑफ बसीन, और इसी ट्रिटी से ये बैटल खत्म हुआ था। ट्रिटी हुई थी बाजीराव सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसके बाद फ्रेंड्स, बैटल ऑफ वनडीवॉस जो लिखा है ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी भारत में। ठीक है, बैटल ऑफ वनडीवॉस निर्णायक युद्ध था कि यहाँ पर अब ये बात साबित हो गई थी कि जो ब्रिटिश है दे आर मोर पावरफुल देन फ्रेंच, है ना। तो बैटल ऑफ वनडीवॉस आपकी कब हुई थी? 1760 में। एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760 इसमें हुई थी आपकी बैटल ऑफ वनडीवॉस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये एक बुक का नाम है, जो कि बुक है चंद्रधर शर्मा की, याद रखिएगा ये बुक है चंद्रधर शर्मा की, अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी। और जो सत्यार्थ प्रकाश है ये आपकी दयानंद सरस्वती की है। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे दयानंद सरस्वती, और अब बुक क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी ये बुक थी डॉक्टर चंद्रधर शर्मा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द मिलाप और बहिष्कृत भारत समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? तो जो द मिलाप था फ्रेंड्स, इसके संपादक थे M.K. चांद, है ना, M.K. चांद। और बहिष्कृत भारत के संपादक थे B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो इनके समाचार पत्र का नाम था बहिष्कृत भारत, और जो M.K. चांद थे इनके समाचार पत्र का नाम था द मिलाप। कृषक आंदोलन के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो बाकस्ट आंदोलन 1939 पंजाब, और दूसरा था मोपला विद्रोह 1836 से लेकर के 1854 मालाबार। तो फ्रेंड से इसका सही जवाब होगा केवल 2। क्यों? क्योंकि ये दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है, पहला गलत है। जो बकास्ट आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सेल्फ कल्टिवेशन के लिए आंदोलन किया गया था, है ना, या फिर जो सेल्फ कल्टिवेटर्स थे उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था, और ये हुआ था 1936 में। तो दोनों चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप 36 लिखेंगे 1936 में, और ये चीज़ हुई थी बिहार में, है ना। तो जो बकास्ट आंदोलन था ये आपका सेल्फ कल्टिवेटेड मूवमेंट था, और 1936 बिहार में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन के जो लीडर थे उनका नाम था सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में यह आंदोलन बिहार में चलाया गया था। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। और दूसरा ऑप्शन आपको पता है मोपला विद्रोह, ये आपका मालाबार में, इसको कई बार मालाबार रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब मोपला विद्रोह 1836 में सबसे पहली बार हुआ था, ध्यान रखिएगा, और यही मोपला विद्रोह आपका 1919 से लेकर के 1921 में भी हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2 बार ये विद्रोह हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था NCM, या फिर जो खिलाफत आंदोलन था उससे पहले, है ना, तो उसी का एक पार्ट माना जाता था ये वाला 1920 वाला।
दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में पहले फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना कब तथा कहाँ की गई? तो पहला आप सभी को पता है 1668 सूरत, है ना। जो पहला फ्रांसीसी कारखाना लगा था वो 1668 में सूरत में लगाया गया था, और इसी के बाद जस्ट आप कह सकते हैं मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत या फिर आप कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत झांसी और संबलपुर को कब शामिल किया गया था? तो जो झांसी था ये आपका 1855 में मिला लिया गया था, विलय किया गया था, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लगाई गई थी। और जो संबलपुर है इसमें आपका 1849 में लगा था, ठीक है। तो 1855 और 1849 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको याद रखना होगा कि और कौन कौन से, या फिर एक कई बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो सबसे पहले इसमें एनेक्स हुआ था सतारा, ठीक है। सतारा के बाद आपका संबलपुर, संबलपुर के बाद उदयपुर, ठीक है। और उदयपुर के बाद नागपुर, नागपुर के बाद आपके झांसी। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, एटलीस्ट आपको इतना याद रखना होगा। कई बार ये क्रोनोलॉजी पूछ जाती है कि सबसे पहले किसको शामिल किया गया और सबसे बाद में। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा इन्हें मिलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो और दूसरा इसी में है कि टॉमस मुनरो जो कि मद्रास के गवर्नर थे ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया? सबसे पहला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स 1784, या एग्जैक्ट डेट अगर आप देखें तो एग्जैक्ट डेट था 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 15 दिसंबर 1784 में। अब ये जो विलियम जोन्स थे, ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, ठीक है। जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था फोर्ट विलियम में, है ना, उसी के जस्टिस थे सर विलियम जोन्स। इन्हीं के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1784 को। दूसरा क्वेश्चन था फ्रेंड्स इसी में कि जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट है ना, इसको कब लागू किया गया या किसने लागू किया? तो आपको पता है कि 3 सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। रैयतवाड़ी सेटलमेंट की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका 1890, ध्यान रखिएगा 1890 से लेकर के 26 के बीच में ये इंडिया में लागू किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, है ना, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1820, तो ये करेक्ट होगा 19 से 26 के बीच में। ध्यान रखिएगा इससे आपका एक और गवर्नर जनरल एसोसिएटेड है रैयतवाड़ी से, है ना, वो कौन है? तो सॉरी, रैयतवाड़ी में तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ही हैं। जो महलवाड़ी सिस्टम है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको पता है होल्ट मैकिंजे तो थे ही, है ना। होल्ट मैकिंजे के साथ साथ आप कह लीजिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भी एसोसिएटेड है महलवाड़ी सिस्टम से, ठीक है। तीसरा था महलवाड़ी, और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अर्ली 19वीं सेंचुरी या 1822 के आसपास, ठीक है। सबसे पहले जो महलवाड़ी सिस्टम था ये NW नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो था आपका उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, और प्लस बंगाल में जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो सबसे पहले होल्ट मैकिंजे के द्वारा यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। बाद में आगरा और अवध में जो महलवाड़ी सिस्टम था, है ना, इसको पॉपुलर किसके द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। परमानेंट सेटलमेंट आप सभी को पता है कि किसने स्टार्ट किया था? तो परमानेंट सेटलमेंट आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी 1784 से लेकर के, मतलब 1784, और दूसरा हो जाएगा 1820। आर्म्स एक्ट को कब लागू किया गया था? तो 1878, है ना, लिट्टन के द्वारा आर्म्स एक्ट को लागू किया गया था। और आप सभी को पता है कि लिट्टन, रिपन, डफरिन, ये आप याद रखिएगा 1885 तक का एक क्रोनोलॉजी है, लिट्टन, रिपन और डफरिन, ठीक है। तो लिट्टन ने जो भी एक्ट लगाए थे उन सबको खत्म किसने किया था? रिपन ने, ठीक है। तो आर्म्स एक्ट ये आपका लागू किया गया था 1878 में लिट्टन के द्वारा। उसके बाद है तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन कब शुरू किया गया? तो यंग हस्बैंड मिशन ये शुरू किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में ये मिशन भेजा था, यंग हस्बैंड मिशन। और इसका मतलब क्या था? ये क्यों भेजा गया था? बेसिकली जो लॉर्ड कर्जन या जो इंग्लिश थे, है ना, तिब्बत में वो रशियन इन्फिल्ट्रेशन को रोकना चाहते थे। जो रशियन इन्फिल्ट्रेशन है
है ना, उसको प्रिवेंट करना चाहते थे। मतलब जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो तिब्बत की टेरिटरी में ना हो, इस चीज़ के लिए उन्होंने यंग हस्बैंड मिशन शुरू किया था लॉर्ड कर्जन ने। तो कब ये शुरू किया गया था? तो दिसंबर 1903 से ये चला और सितंबर 1904 में ख़त्म हुआ, है ना। अब 1903 के दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा, और सितंबर 1904 में, ऑलमोस्ट पूरे 1904 में ये चला था। इसीलिए इसका राइट आंसर हम ले रहे हैं 1904 वाला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1878। और जो दूसरा क्वेश्चन इसी में था उसका आंसर हो जाएगा 1904, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38। पुलिस विभाग का गठन निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो आप सभी को पता होगा, लॉर्ड कैनिंग, है ना। पुलिस विभाग या पुलिस डिपार्टमेंट का जो गठन हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह, या इसको व्हाइट म्यूटिनी भी कहा जाता है, व्हाइट म्यूटिनी, कब शुरू हुआ था? तो ये व्हाइट म्यूटिनी शुरू हुआ था 1859 में। अब इसकी भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको याद होगा 1857 के रिवोल्ट के बाद एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जिसको हमने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इसने जो कंपनी रूल था उसको ट्रांसफ़र किस में कर दिया? क्राउन रूल में। जो कंपनी शासन था वो अब महारानी, या आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन में आ गया था, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया। अब इस चीज़ को समझिए कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे पहले क्या स्थिति थी सेना के अंदर। तो फ्रेंड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास दो आर्मी हुआ करती थी। एक आर्मी का विंग जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, है ना। उनको स्पेशल भत्ते दिए जाते थे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते थे। वहीं पे एक आर्मी इनकी यूरोपियन आर्मी थी, है ना, जो डायरेक्ट आप कह सकते हैं किसके अथॉरिटी में रहती थी? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसकी अथॉरिटी में। अब हुआ क्या कि जब 1858 में ये एक्ट लाया गया और जो शासन था वो कंपनी रूल से चेंज होकर के क्राउन रूल में बना, तो अब तो सारी आर्मी ब्रिटिश की हो गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की यूरोपियन आर्मी थी, अब वो भी किसके अंडर में डायरेक्ट आ गई? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में। तो इनको जितने स्पेशल भत्ते दिए जाते थे या स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते थे वो सारे अब खत्म कर दिए गए। और इसी के विद्रोह में इन लोगों ने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया जिसको व्हाइट म्यूटिनी के नाम से जाना गया, ठीक है। 1859 से स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन, सॉरी, ये जो 1859 का विद्रोह था, है ना, ये किसके टाइम पे होगा? कैनिंग के टाइम पे। और व्हाइट म्यूटिनी, और इसको आप कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही ब्रिटिशर्स के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन था, ठीक है। तो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी। लॉर्ड कैनिंग एंड 1859, ये इतनी स्टोरी आप याद रखना, एग्जाम में आप क्वेश्चन सही करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है ना। आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो महाराष्ट्र सबकी जो कोस्ट लाइन है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन है फ्रेंड्स 652 किलोमीटर समथिंग। उसके बाद अगर आंध्र प्रदेश की आप कोस्ट लाइन देखेंगे तो ये आपकी है 973.7 किलोमीटर। तमिलनाडु की कोस्ट लाइन है फ्रेंड्स 906.9 किलोमीटर, या हम इसको 907 किलोमीटर भी कह सकते हैं। और केरल की कोस्ट लाइन है 569 किलोमीटर। तो आपको पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? आंध्र प्रदेश की, है ना। तो रही, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नवेली ताप विद्युत केंद्र और उकाई ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित हैं? वेयर आर द नवेली थर्मल पावर स्टेशन एंड उकाई थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? तो जो नवेली है फ्रेंड्स ये आपका तमिलनाडु में है, और जो उकाई थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका गुजरात में है, ठीक है। तो नवेली तमिलनाडु एंड उकाई गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 41, मेटूर डैम या मेटूर बांध और ककरापार बांध या ककरापार डैम किन नदियों पर निर्मित किए गए हैं या किन नदियों पर बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक, कावेरी नदी और ताप्ती नदी। जो मेट्यूर डैम है ये आपका कावेरी रिवर पे है, और जो ककरापार डैम है ये आपका ताप्ती रिवर में है, ताप्ती रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। कावेरी जो रिवर है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और नर्मदा ताप्ती आपको पता है कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। दे देन्स देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऑल ऑफ देम देन देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 41 का? कावेरी एंड ताप्ती रिवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, तंबाकू
मुक्ति दिवस और विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं? तो जो तंबाकू मुक्ति दिवस है फ्रेंड्स, ये आपका 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे। और वर्ल्ड फूड डे ये आपका आयोजित किया जाता है 16 अक्टूबर को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 31 मई और 16 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43। पुनमाह हिमनद, पुनमाह ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कश्मीर में है। और युमथांग घाटी या फिर युमथांग वैली कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका सिक्किम में लोकेटेड है, ठीक है। तो पुनमाह जो ग्लेशियर है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका कश्मीर में है। और जो युमथांग वैली है ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44। सीमेंट और अभ्रक, है ना, सीमेंट और अभ्रक का मतलब हो गया सीमेंट एंड माइका। इसमें पूछा गया है कि इंडिया का ग्लोबल पोजीशन क्या है ना, इनके उत्पादन में, इनके प्रोडक्शन में इंडिया का ग्लोबल पोजीशन क्या है? तो सीमेंट में जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो आपका दूसरे स्थान पर है। और यदि हम माइका की बात करें, अभ्रक की बात करें, शीट की बात करें, तो इसमें इंडिया का जो प्रोडक्शन रैंकिंग है वो फर्स्ट है, ध्यान रखिएगा। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में पहला स्थान है और सीमेंट के उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत के शीर्ष 3 रेशम उत्पादक राज्यों के आपको नाम बताने हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम, ठीक है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम ये शीर्ष 3 रेशम उत्पादक राज्य हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46। माओरी और पिग्मी जनजातियां निम्न में से किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो जो माओरी जनजाति है वो आपकी न्यूजीलैंड में है, ध्यान रखिएगा। माओरी जो है ये आपकी न्यूजीलैंड में है। और जो पिग्मी है ना, पिग्मी आपकी कांगो बेसिन में है। कांगो बेसिन कहाँ पर है? कांगो बेसिन आपका अफ्रीका में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो न्यूजीलैंड और कांगो बेसिन हो जाएगा, माओरी न्यूजीलैंड एंड पिग्मी आपकी कांगो बेसिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो एजोला एनाबिना जो बायो फर्टिलाइजर होता है उसका यूज किस क्रॉप में किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल, ध्यान रखिएगा। जो राइस होता है उसमें बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला एनाबिना का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसी में कि तुंग्या कृषि किस देश से संबंधित है? टू विच कंट्री तुंग्या कल्टिवेशन इज रिलेटेड? तो फ्रेंड्स का जवाब हो जाएगा म्यांमार। जो म्यांमार है वहाँ से रिलेटेड है आपका तुंग्या कल्टिवेशन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। जॉर्डन की राजधानी लिस्बन लिखा हुआ है और कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक लिखा गया है। तो फ्रेंड्स दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसका सही जवाब जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो जॉर्डन की राजधानी है वो है अमान, ठीक है। अमान इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन और कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, ठीक है। अब लिस्बन किसकी कैपिटल? तो ये आपकी पुर्तगाल की कैपिटल है ना, लिस्बन आपकी पुर्तगाल की कैपिटल है। और जो बिश्केक है ये आपकी किर्गिस्तान की कैपिटल है, किर्गिस्तान। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान ये आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि उज्बेकिस्तान क्या कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? यहीं पर एक सागर है जिसको हम लोग कैस्पियन सागर के नाम से जानते हैं। तो उज्बेकिस्तान क्या कैस्पियन सागर या कैस्पियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? यस और नो में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और विधि के समक्ष समानता से संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दिए गए हैं? अंडर विच आर्टिकल्स हैव द प्रोविजंस रिलेटेड टू द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ बीन गिवन? तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये आपका है आर्टिकल 16 और इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है आपका आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 14 में दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, ईबीएल और ईपीएल, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें एक आपका ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और एक आपका यूएस कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई? तो नागालैंड को फ्रेंड्स राज्य का दर्जा दिया गया था 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 में, है ना। तो ये 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1962 का, उसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था और एक स्पेशल स्टेटस की व्यवस्था की गई थी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। किस अनुच्छेद के अंतर्गत असम के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत मणिपुर के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स जो असम है ना, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा अनुच्छेद पूछ रहा है। तो असम के संबंध में जो विशेष उपबंध किए गए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ असम, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 371B, आर्टिकल 371B। और जो आपका स्पेशल स्टेटस या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर, ये हो जाएगा आर्टिकल 371C, है ना। तो आर्टिकल 371B और C रिलेटेड है असम एंड मणिपुर से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजंस रिलेटेड टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन। और इसी में दूसरा है कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द इमरजेंसी प्रोविजंस बीन गिवन, मतलब संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये आपका दिया हुआ है CAG, ये कैग की बात की गई है, वो की गई है भाग 5 में। और जो पार्ट 18 है, ध्यान रखिएगा पार्ट 18, ये आपका इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, भाग 5 और भाग 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और विधायी प्रक्रिया किन देशों के संविधान से लिए गए हैं। फ्रॉम विच कंट्रीज हैव द इलेक्शन of members of Rajya Sabha and the legislative procedures been taken in the constitution। तो फ्रेंड जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है, ये आपका दिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और जो दूसरा पार्ट है विधायी प्रक्रिया की, वो ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। तो विधायी प्रक्रिया आपका ब्रिटेन से लिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन एंड इलेक्शन provisions with respect to the election of the members of Rajya Sabha they have been taken from the South Africa in Indian Constitution। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि इनसे संबंधित राज्यों का नाम बताइए। मतलब जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट था, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, कितने राज्यों के बीच में डिस्प्यूट था। तो आप सभी आई थिंक जानते होंगे, काफ़ी न्यूज़ में भी था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, है ना। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ये इन्वॉल्व थे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और गठन किया गया था न्यायाधिकरण का 1990 में, ठीक है, 1990 में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सही विकल्प का चयन करना है। पहला इसमें दिया गया है कि बाल श्रम प्रतिषेध के लिए रगमार्ग का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा लिखा हुआ है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। रगमार्क इज यूज्ड फॉर द चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन। और दूसरा स्टेटमेंट था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, है ना, जिसको हम लोग सिडबी भी कहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली वन करेक्ट होगा, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन है उसके लिए रगमार्क यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली, केवल एक। और जो सिडबी है उसकी स्थापना कब हुई थी। सिडबी की स्थापना हुई थी आपकी 1990 में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नरसिम्हन समिति का गठन मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह के लिए किया गया था। द नरसिम्हन कमेटी वॉज फॉर्म्ड फॉर द टेक्निकल एडवाइस ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी। और दूसरा है बीके चतुर्वेदी समिति का गठन तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए किया गया था। द बीके चतुर्वेदी कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑयल कंपनीज। तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। जो बीके चतुर्वेदी कमेटी थी, है ना, इट वॉज फॉर्म्ड टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑयल कंपनीज। दूसरा स्टेटमेंट सही है। और पहला स्टेटमेंट नरसिम्हन कमेटी वाला है। तो नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, केवल 2, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंकटैड की बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना कब की गई। तो फ्रेंड जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसे 1945 में बनाया गया था। और जो अंकटैड है ना, या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये आपका बनाया गया था 1964 में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 58, स्टैंड अप इंडिया स्कीम एंड द स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब शुरू किया गया था? तो जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम था फ्रेंड्स, ये स्टार्ट किया गया था 2016 में। अब 2016 तो सारा ही है, तो 5 अप्रैल 2016 है ना, 5 अप्रैल 2016 को आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्टार्ट की गई थी। और स्टार्टअप इंडिया जो कैंपेन शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 को। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुरुग्राम 2 जगह दिख रहा है, तो ये हटा देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और महारत्ना कंपनी का दर्जा इसे कब दिया गया था? तो महारत्ना कंपनी का दर्जा इसे 2019 में दिया गया था और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 3 इन्फॉर्मेशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम में है, 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और महारत्ना कंपनी का जो दर्जा दिया गया था वो 2019 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उपहार कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत लिए जाते हैं, और दूसरा संपत्ति कर और पूंजी लाभ कर, ये केंद्र सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है। अच्छा, कोई इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड गिफ्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स हैं लिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और वेल्थ टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है डिवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड, जो वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स है, ये आपका तो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष कर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिवाई किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट देखिए 75% सही है और कह सकते हैं 25% गलत है। कैसे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जो गिफ्ट टैक्स है, दो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर फ्रेंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है, ये तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन जो आपका गिफ्ट टैक्स लिखा हुआ है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आ जाता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स ड्यूटी है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है या अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन जो गिफ्ट टैक्स लिखा हुआ है, उपहार कर, ये आपका डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो इसका आंसर होगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र और दीपोर बिल आर्द्रभूमि क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है? रामसर समझौते में शामिल किए गए हैं, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रामसर कन्वेंशन। तो कौन कौन से साइट है? रेणुका वेटलैंड एरिया है ना, और लिखा हुआ है दीपोर बिल वेटलैंड एरिया। तो फ्रेंड, जो भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ये आपका है मध्य प्रदेश में, और जो दीपोर बिल है, ये तो आप सभी को आइडिया होगा, आसाम में। तो दीपोर बिल जो वेटलैंड एरिया है, ये आपका आसाम में है, और जो भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र है, वेटलैंड एरिया है, आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान मतलब ब्लैकबक नेशनल पार्क और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान या खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो जो ब्लैकबक नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये आपका गुजरात में है, और जो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है या खीर गंगा नेशनल पार्क है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, फंसड़ वन्यजीव अभ्यारण्य और किन्नेर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो किन्नेर सनी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये आपका है तेलंगाना में। देख लीजिए तेलंगाना कहाँ पर, यहाँ पर, तो डी ऑप्शन होगा। मतलब जो फंसड़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, या फंसड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका महाराष्ट्र में है। किन्नेर सनी याद रखिएगा, ये आपका तेलंगाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, नामदापा टाइगर रिजर्व और नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो नामदापा आपका अरुणाचल प्रदेश में है और नामेरी आपका आसाम में है, ठीक है। तो नामदापा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश और नामेरी टाइगर रिजर्व आसाम। देखिए, ये क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। नामदापा अरुणाचल प्रदेश है, नामेरी आसाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, अहमदाबाद और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को कब यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? अहमदाबाद को फ्रेंड 2017 में शामिल किया गया था, ठीक है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1995 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो काजीरंगा 1995 एंड अहमदाबाद ये आपका आया था 2017 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, सजने खाली समुद्री संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी और यह किस राज्य में स्थित है ना? सजने खाली मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया एस्टेब्लिश्ड कब इस्टेब्लिश की गई थी एंड इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड? तो फ्रेंड्स 1976 में याद रखिएगा, जो सजने खाली समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, ये इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था। सजने खाली मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। 1976 या 1976 में इसे यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, लॉयड बॉटेनिकल गार्डन और सेमोजी पूंगा बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो लॉयड बॉटेनिकल गार्डन आपका दार्जिलिंग में है
और समोजी पुंगा बोटेनिकल गार्डन आपका चेन्नई में है, ठीक है। लॉयड बोटेनिकल गार्डन ये आपका दार्जिलिंग हो जाएगा, और समोजी पुंगा बोटेनिकल गार्डन ये आपका चेन्नई हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 67 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, लेमरू एलिफेंट रिजर्व पूछा जा रहा है कहाँ पर है, और इतांकी एलिफेंट रिजर्व ये कहाँ पर है। तो देखिए दो हैं, एक आपका है इतांकी और एक है लेमरू, दोनों ही एलिफेंट रिजर्व हैं। इतांकी एलिफेंट रिजर्व फ्रेंड्स आपका नागालैंड में है, ठीक है। तो इतांकी एलिफेंट रिजर्व आ जाएगा आपका नागालैंड, और यहाँ पर पूछा जा रहा है लेमरू जो एलिफेंट रिजर्व ये आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो लेमरू छत्तीसगढ़ और इतांकी हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश वाले में थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, झारखंड काट दिए यहाँ से, ठीक है। तो जो आपका इतांकी है ये आपका है नागालैंड, और जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है ये आपका है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, अमरूद और लहसुन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले प्रथम स्थान पर हैं। तो फ्रेंड्स लहसुन में आप सभी को पता है मैनपुरी, पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जो गार्लिक या लहसुन होता है उसमें आपका मैनपुरी उसके उत्पादन में नंबर 1 पे है। बदायूं जो है फ्रेंड्स ये अमरूद के उत्पादन में नंबर 1 पे है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य या रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किन जिलों में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका चित्रकूट में है, और जो सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराजगंज, और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा चित्रकूट। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब किया गया था। 1937, है ना। और 1937 आप देख रहे हैं क्या ऑप्शन में है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ था 1937 में। और उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन, तो 1 नवंबर 1956, ठीक है। जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1 नवंबर 1956 को, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर प्रदेश में कितने श्रम न्यायालय हैं। 20 श्रम न्यायालय हैं, या फिर आप कह सकते हैं लेबर कोर्ट्स कितने हैं, तो 20 लेबर कोर्ट हैं। और व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल इन यूपी, तो यूपी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं वो 60 जेल मौजूद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बागपत और प्रतापगढ़ किन नदियों के किनारे स्थित है। बागपत फ्रेंड्स आपका यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। बागपत आपका यमुना नदी के किनारे है, और जो प्रतापगढ़ है ये आपका सई नदी के किनारे है। सई नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो सई रिवर गोमती की ट्रिब्यूटरी, और गोमती गंगा की ट्रिब्यूटरी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सई नदी गोमती की और गोमती गंगा की, और सई नदी के किनारे आपका प्रतापगढ़ जिला स्थित है। और प्रतापगढ़ जिला किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आंवला, याद रखिएगा, है ना। आंवलों के उत्पादन के लिए नंबर 1 पे है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में दरवन झील और मदन सागर झील कहाँ पर स्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश के किन जिलों में दरवन झील और मदन सागर झील है। तो फ्रेंड जो दरवन या फिर आप कह सकते हैं दरवन लेक है आपका ये है फैजाबाद में, और जो मदन सागर लेक है ये आपका महोबा में है ना। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, दरवन सागर जो दरवन लेक है ये आपका है फैजाबाद में, और जो मदन सागर लेक है ये आपका महोबा में है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना फ्रेंड्स 1972 में की गई थी। और उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई, 1975 में। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, और चलचित्र निगम जो है इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है ना। सेकेंडरी मेमोरी ध्यान रखिएगा पूछ रहा है नहीं है, तो जो रीड ओनली मेमोरी इसमें लिखा हुआ है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पूछ रहा है कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण है, तो जो स्कैनर होता है वो हार्डवेयर का उदाहरण होता है। स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, दे आर हार्डवेयर, है ना, सॉफ्टवेयर नहीं है ये। माइक्रोसॉफ्ट जो आपका पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, दे आर सॉफ्टवेयर्स। लेकिन जो आपका स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, ये आपका हार्डवेयर का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है और निम्न में से कौन सी एक निम्न स्तरीय भाषा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीपी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो लेवल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स डीटीपी होता है डेस्कटॉप प्रिंटिंग, है ना। डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप प्रिंटिंग, और जो कोबोल होती है ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि असेंबली लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि कोबोल जो आपका है ये आपका लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और जो डीटीपी है उसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, सभी डिलीट हुई फाइल और फोल्डरों को कहाँ रखा जाता है।
तो जितने भी डिलीट फाइल फोल्डर्स होते हैं ये आपके कहाँ जाते हैं, डस्टबिन में जाते हैं। और कंप्यूटर के डस्टबिन को रिसाइकल बिन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितनी भी फाइल्स आप डिलीट करते हैं, कोई भी फोल्डर आप डिलीट करते हैं, तो सारे आपके रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। रिसाइकल बिन में जाने के बाद यहाँ पर एक रीस्टोर का भी ऑप्शन होता है। तो रीस्टोर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से जो डिलीटेड फाइल्स थे या फोल्डर्स थे वो अपनी जगह पर दोबारा रीस्टोर हो जाते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने रिसाइकल बिन से फाइल को डिलीट कर दिया तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं 90% परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। 100% मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद भी उनको रिस्टोर किया जा सकता है ना, रिकवर करने के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर वो रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। एक विंडो के सबसे ऊपरी भाग में क्या स्थित होता है, तो जो टाइटल बार होता है, जिसे हम टाइटल बार कहते हैं ना, विंडो के सबसे ऊपरी भाग में होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इथरनेट निम्न में से किससे संबंधित है, और दूसरा है निम्न में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथरनेट रिलेटेड एंड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल कैन बी एक्सेस्ड इन वर्ल्ड वाइड वेब, www। तो फ्रेंड्स जो इथरनेट होता है ये आपका लैन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, है ना। लैन, जो लैन है यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका इथरनेट से रिलेटेड है। और जो कह रहा है कि किस प्रोटोकॉल के द्वारा आप www में जा सकते हैं, तो HTTP, ध्यान रखिएगा। कोई भी वेबसाइट लिखी रहती है तो क्या लिखा रहता है, HTTP, कई बार S भी लिखा रहता है ना, इस तरह से। और आपकी एक वेबसाइट लिखी रहेगी www.google.com। तो इस तरह से जो HTTP प्रोटोकॉल होता है ना, उसके द्वारा आप www में जा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80। आईसी चिप बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो जो इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं फ्रेंड्स उनको बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसी में अगला था कि CD रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, तो CD रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, है ना। CD रोम ये इस तरह से लिखा रहता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपका हो जाएगा CD रोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 अभी हम लोगों ने किया है, अब अगले पे आ जाते हैं 81 पे। जॉन हॉपकिन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने किस ग्रह के आंतरिक संरचना का मॉडल तैयार किया है, तो जॉन हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी है ना, उसके साइंटिस्ट ने जो शनि है, सैटर्न, है ना, उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको अध्ययन करने के लिए एक मॉडल प्रिपेयर किया गया है। तो सैटर्न इसका सही जवाब होगा, शनि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। किस देश की कारुन झील में अत्यधिक प्रदूषण के कारण हाल ही में झील के किनारे लगभग 40 टन मछली मृत पाई गई। रिसेंटली अबाउट 40 टन ऑफ फिश वर फाउंड डेड ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक ड्यू टू एक्सेसिव पोल्यूशन इन करुन लेक ऑफ विच कंट्री। तो फ्रेंड्स का ऑप्शन होगा लेबनान। ध्यान रखिएगा, लेबनान की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। 40 टन से भी ज़्यादा मरी हुई मछलियाँ पाई गई हैं झील के किनारे, और झील का नाम क्या है, तो वो आपका है करुन झील, ठीक है। तो करुन लेक आपका लेबनान में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 21 मई 2021 को कहाँ पर जीरो शेडो डे देखा गया, वेयर वॉज जीरो शेडो डे ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई 2021। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स भुवनेश्वर, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है 84। हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये आपका नितिन राकेश और जेरी विंड दोनों लोग ने संयुक्त रूप से जीता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश और जेरी विंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में IEPFA के हिसाब की किताब शीर्षक वाली लघु फिल्मों के 6 मॉड्यूल किसने लॉन्च किए हैं, तो हिसाब की किताब के जो 6 मॉड्यूल थे ये किसके द्वारा डायरेक्ट किए गए हैं, अनुराग ठाकुर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में स्विफ्ट GPI इंस्टेंट नामक सुविधा किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है, तो ICICI, है ना, ICICI ये बैंक का नाम है, इसके द्वारा शिफ्ट GPI इंस्टेंट नामक सुविधा स्टार्ट की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला है हाल ही में देश का पहला ई-व्हीकल ओनली एरिया घोषित किया गया है, तो ई-व्हीकल ओनली एरिया कौन सा कहाँ पर घोषित किया गया है, ये आपका केवडिया, ठीक है। केवडिया में ई-व्हीकल ओनली एरिया घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में
जारी द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के टॉप 100 लिस्ट में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन टॉप 100 लिस्ट ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ 2021? तो फ्रेंड टोटल 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ये क्वेश्चन आपका एक होमवर्क है कि आप इसको जाके देखिएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, और तीनों यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैव बीन रैंक्ड इन द टॉप 200 इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 रिसेंटली? तो फ्रेंड्स का भी जवाब 3 ही होगा, ठीक है। तो पूछा गया था हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में कितने भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में जगह दी गई है? तो भारत के 3 जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 3 स्थानों पर रखा गया है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं जो टॉप 200 की लिस्ट है उसमें भारत की 3 यूनिवर्सिटी शामिल है। तो ये दोनों ही आपके क्वेश्चन होमवर्क में हैं, आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में किसके द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया है? हु रिसेंटली लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम कैंपेन वाज स्टार्टेड इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आपको पता है नीति आयोग के इन्वेंशन है, नीति आयोग के द्वारा ये देखे जाते हैं। तो इसमें आपके दोनों है, ध्यान रखिएगा, है ना, पिरामिड फाउंडेशन और नीति आयोग, ये दोनों ही शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में किसे आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई 2021 चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन चोजन द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई 2021? तो कैथरीन ब्राइस, ठीक है, कैथरीन ब्राइस को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई 2021 चुना गया है आईसीसी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कैथरीन ब्राइस, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह वीसा वुड सेट लॉन्च करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट वीसा वुड सेट, है ना, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है वीसा वुड सेट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है। तो पहला लकड़ी का सैटेलाइट, लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च कर रहा है? न्यूजीलैंड, वीसा वुड सेट नाम है इसका, ठीक है, वीसा वुड सेट। उसके बाद हाल ही में 15 जून 2021 को संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन की शुरुआत किसने की? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन ऑन जून 15, 2021? तो अर्जुन मुंडा, ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा, ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर से भारतीय वायुसेना आईएफ महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो जम्मू एंड कश्मीर से आप कह सकते हो हैज बीन रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माव्या सुडान, है ना, माव्या सुडान जो है ये आपकी फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, जो कि आप इंडियन एयरफोर्स से एसोसिएटेड हैं, जम्मू एंड कश्मीर से आती हैं। कौन है? माव्या सुडान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में वन प्लस ने किस खिलाड़ी को वियरबल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच प्लेयर हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वियरबल्स बाय द वन प्लस? जो वन प्लस के द्वारा वियरबल्स लाए जाते हैं, है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को अभी बनाया गया है? तो फ्रेंड का सही जवाब हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को वन प्लस के जो वेयरबल्स हैं उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, जसप्रीत बुमराह, है ना, वन प्लस। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किसे 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड द सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड फॉर 2021? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा के शैलजा। के शैलजा को हाल ही में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड 2021 के साथ सम्मानित किया गया है के शैलजा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। भारत का आधिकारिक ओलंपिक टोक्यो थीम गीत क्या था? तू ठान ले, है ना, ये लॉन्च किया गया था, इसको किसने गाया था? तो तू ठान ले का जो गीत था ये किसके द्वारा गाया गया था? ये आपका मोहित चौहान के द्वारा गाया गया था, ध्यान रखिएगा। इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग जो था तू ठान ले, ये किसने गाया था? ये आपका मोहित चौहान ने गाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए विमान यातायात मार्गों को मंजूरी दी है? तो 780, याद रखिएगा, कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हाउ मेनी न्यू एयर ट्रैफिक रूट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर उड़ान स्कीम? तो ये आपका हो जाएगा 780, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम थी उड़ान स्कीम, उसके तहत 780 नए एयर रूट बनाए गए हैं, एयर ट्रैफिक रूट।
उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 99 क्या है आपका, किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले राज्यों के संस्थानों के लिए राजीव गांधी पुरस्कार बनाने का निर्णय लिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट राजीव गांधी अवार्ड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट्स डूइंग रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। हाल ही में महाराष्ट्र ने जो सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है उसमें किसी भी राज्य का अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि एक बहुत ही रिमार्केबल वर्क कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में, तो महाराष्ट्र सरकार उसे राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित करेगी। ठीक है, तो ये आपका किसने मतलब उस घोषणा की है, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 100, हाल ही में किस राज्य में कृषि कर्ण परियोजना शुरू की गई है। तो कृषि कर्ण प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। कृषि कर्ण प्रोजेक्ट आपका केरल के तिरुवनंतपुरम से स्टार्ट किया गया है। कृषि कर्ण प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, केरल के तिरुवनंतपुरम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 मतलब 101, घर्षण तथा स्नेकों का अध्ययन हीरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेंट्स आर स्टडीड अंडर होरोलॉजी, बिल्कुल गलत है ना। और ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेंट्स ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें क्वेश्चन था। तो इसका आंसर मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, टाइम मेजरमेंट इज स्टडीड अंडर द काइनेस्थेटिक्स। तो ये भी गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो घर्षण और स्नेको, फ्रिक्शन और लुब्रिकेंट्स का जो स्टडी है ये कहाँ पर किया जाता है, आपको कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि ये पहले मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, श्नेता गुणांक और प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक आपको बताना है। डिस्क्राइब द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये आपका श्नेता गुणांक हो जाएगा। ऐसा यूनिट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, है ना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और जो प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका जूल पर सेकंड में होता है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया, पहला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो रिवॉल्वर था इट इज इन्वेंटेड बाय सैमुअल कोल्ट। उसके बाद दूसरा है कि एर्निको फर्मी ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। क्रेस्कोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय एर्निको फर्मी। तो फ्रेंड दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली, केवल एक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑरिस्कोप, है ना। जो ऑरिस्कोप होता है उसकी मदद से ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण को नापा जाता है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ सनरेज इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्टिनोमीटर। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड, जो सनरेज की इंटेंसिटी होती है वो एक्टिनोमीटर से मेजर की जाती है, ध्यान रखिएगा। जो तीव्रता होती है सूर्य के किरणों की उसे एक्टिनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B2 ओनली, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, सही विकल्प का आपको चयन करना था। लघु गुणक की संकल्पना को जॉन नेपियर ने प्रतिपादित किया था। लघु गुणक की जो संकल्पना थी वो जॉन नेपियर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन नेपियर, बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट है विद्युत अपघटन के नियम को माइकल फैराडे ने प्रतिपादित किया था। द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली किए हुए, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, प्रथम वर्ग के उत्तोलक, है ना, जो आप कह सकते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, इसमें आपका दिया हुआ है टोंग्स एंड प्लस, और सेकंड क्लास लीवर में दिया गया है प्लास एंड सीजर। तो फ्रेंड दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब स्पेशली साइंस वाला सेक्शन चल रहा था फर्स्ट वीडियो का। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो टेस्ट 1 को आप जरूर देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। अब जो क्वेश्चन देखिए डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बार बार डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम खराब होगा और आगे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तो 1 मेगावाट में आपका आप कैसे 10⁶ वाट होता है। और किस उपकरण की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इसमें आप जो लाइट एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहा जाता है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसी में दूसरा लिखा हुआ है कि द स्टील इज नोन एज द लीस्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 108 फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ आपके लिए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कहा गया कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है वो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी होता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है ये आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। और दूसरा लिखा है कि स्टील इज नोन एज लीस्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गीली मिट्टी होती है इट इज़ लीस्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट। गीली मिट्टी आपकी लीस्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 109। सही विकल्प का आपको चयन करना है। फुआरा आर्कमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल जो था, बर्नौलीज थ्योरम, उस पर काम करता है, ठीक है। और पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। सरफेस टेंशन के कारण व्हेन जो शेविंग ब्रश होता है व्हेन इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, तो जो हेयर्स होते हैं इसके आपस में चिपक जाते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B2 ओनली। पहला गलत है, क्योंकि जो फुआरा है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं बल्कि बर्नौलीज थ्योरम पर काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 110। गैस तापमापी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? गैस तापमापी में फ्रेंड्स ज़्यादातर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन था कि ज्वर मापी में कितने फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है? तो 98.6 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है, ध्यान रखिएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है, जो कि मनुष्य या मानव के सामान्य ताप को सूचित करता है। अगर इसके ऊपर तापमान जाए तो ये ज्वर का प्रतीक होता है, ठीक है। मतलब ये दिखाता है कि फिर वो बुखार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। जल की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? और दूसरा है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ये आपकी होती है 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपकी जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। उसके बाद आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप पर या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताप पर या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। पारे के हिमांक व क्वथनांक कितने होते हैं? तो जो मरकरी होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है यहाँ पर कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मरकरी का, है ना, वो होता है आपका 353 नहीं 357 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मरकरी होती है ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है वो आपका जिंक की कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पादप कौन सा है? सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पादप हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस, है ना, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं यूकेलिप्टस के। तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट खैरा डिजीज अकर्ड इन पैडी प्लांट्स, वो आपका हो जाएगा जिंक। एंड विच इज़ द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट, ये आपका यूकेलिप्टस। आप देखते होंगे सड़कों पर बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ लगे होते हैं, बहुत ऊंचे, बिल्कुल व्हाइट कलर का इनका तना होता है। ये आपके सॉफ्ट वुड की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली इनका यूज़ पल्प से पेपर बनाने में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी और प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या हो जाएगा कि कांच में आप कह सकते हैं जो प्रकाश की चाल है वो सबसे ज़्यादा होगी, और जो प्रकाशिक तंतु या फिर आप कह सकते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो आपका किस टेक्निक पर काम करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जो फाइबर होता है ऑप्टिकल फाइबर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जी। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी पर आपका डायमंड का कॉन्सेप्ट है ना, हीरा क्यों चमकता है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु को देख नहीं सकता यदि वह व्यक्ति निम्न में से किस रोग से पीड़ित हो सकता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। जरा दूरदर्शिता को आपको प्रेसबाइपिया कहा जाता है ना। निकट दृष्टि दोष मायोपिया होता है और दूर दृष्टि दोष आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो फिर ध्यान रखिएगा, अगर 10 मीटर से अधिक दूरी, सपोज कीजिए कि ये आपका आई है, ठीक है, ये आपका 10 मीटर यहाँ तक हो गया। अगर इससे ज़्यादा दूर रखा वस्तु अगर कोई नहीं देख पा रहा है तो इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। और इसमें इसको दूर करने के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है? तो इसे दूर करने के लिए आप कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया होता है इसे ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल दर्पण है,
वहीं पर जो दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया होता है इसके लिए कॉनकेव लेंस या अवतल दर्पण, और जो जरा दूरदृष्टिता है या प्रेसबायोपिया इसको दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, ठीक है, द्विफोकसीय लेंस। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। लेड ऑक्साइड को गैल्ना भी कहा जाता है, और इसी में दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि जो सोडियम कार्बोनेट को चिली सॉल्ट बिटर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो लेड ऑक्साइड होता है उसको गैल्ना नहीं कहते हैं, लेड सल्फाइड को गैल्ना कहते हैं, है ना, लिख दे रहा हूं मैं, ऑक्साइड नहीं सल्फाइड, लेड सल्फाइड को गैल्ना कहा जाता है। और उसके बाद जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, है ना, उसको चिली सॉल्ट बिटर नहीं कहा जाता है। जो सोडियम नाइट्रेट होता है, कार्बोनेट नहीं नाइट्रेट, इसको आप चिली सॉल्ट बिटर के नाम से जानते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्ट बिटर होता है और लेड सल्फाइड आपका गैल्ना होता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, मतलब 117। संश्लेषित ऊन और संश्लेषित रेशे बनाने के लिए किस बहुलक का यूज किया जाता है? विच पॉलीमर इज यूज टू मेक सेंसिटाइज्ड वूल एंड सेंसिटाइज्ड फाइबर? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इंग्लिश वाला पढ़ने में आसानी होती है, हिंदी वाला पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है मुझे, है ना, तो उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। जो संश्लेषित ऊन होता है या फिर जो सेंसिटाइज्ड वूल होता है या सेंसिटाइज्ड फाइबर होता है, इसके लिए हम लोग पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका एक आप कह सकते हैं पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से किस पदार्थ के कारण कांच का रंग हरा होता है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा फेरस ऑक्साइड, है ना। जो फेरस ऑक्साइड होता है उसके कारण जो कांच का रंग होता है वो हरा हो जाता है। ड्यू टू विच सब्सटेंस द कलर ऑफ ग्लास इज ग्रीन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें आपका अगर सोडियम क्रोमेट भी दिया हुआ है ना, तो फेरस ऑक्साइड या सोडियम क्रोमेट, दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, दोनों के कारण कांच का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है आपका कि निम्न में से सही विकल्प आपको चयन करना है। सिरका एसिटिक, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। सिरका आपका एसिटिक एसिड, अनानास टार्टरिक एसिड, पालक ऑक्जेलिक एसिड और आंवला लैक्टिक एसिड, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आंवला लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड होता है ध्यान रखिएगा खट्टा दूध और दही में होता है। तो यहाँ पर ऑड वन आउट आप कह सकते हैं, क्या है, डी, आंवला लैक्टिक अम्ल, ठीक है। क्योंकि लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? खट्टे चीज़ों में। दूध मतलब खट्टा तो आंवला भी होता है, लेकिन खट्टा दूध और दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। आंवला में विटामिन सी बहुत होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑड वन आउट था ये, इसमें से ये नहीं था कि इनमें से कौन सा सही मिलान है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में ये दिया गया था, या फिर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं, निम्न में से गलत को आप चूज कर सकते हैं, गलत, है ना। तो गलत क्या है? आंवला लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। रंजकों और औषधियों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस अम्ल का यूज किया जाता है? तो रंजकों और औषधियों के निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं हम लोग डाइज और ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। सही विकल्प का आपको चयन करना था। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपशिष्ट जल के उपचार में किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो अपशिष्ट जल होता है, वेस्ट वाटर, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग किसका यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं वेस्ट वाटर के उपचार में। उसके बाद क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदु साबुन के निर्माण में किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं मृदु साबुन या सॉफ्ट सोप के निर्माण में। तो दोनों स्टेटमेंट गलत लिखे हुए, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में, वो आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो सॉफ्ट सोप बनाया जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मदद से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। सही विकल्प का चयन करना था आपको। ब्लैक कॉफ़ी और अम्ल वर्षा pH मान के आधार पर अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, है ना। मतलब जो एसिडिक रेन होता है और जो ब्लैक कॉफ़ी होती है, अगर वो हम pH मान के आधार पर जाएं तो ये आपके एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि अमोनिया और बेकिंग सोडा
पीएच मान के आधार पर क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अमोनिया एंड बेकिंग सोडा एग्जिबिट एल्कलाइन नेचर बेस्ड ऑन द पीएच वैल्यू। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। ब्लैक कॉफी मतलब जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है। एसिडिक रेन का पीएच 7 से कम होगा, 7 से कम अगर पीएच होता है तो क्या होता है, एसिडिक होता है, तो इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक नेचर के ऊपर बेस होते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। अमोनिया या फिर जो बेकिंग सोडा होता है ये आपका बेसिक कैरेक्टर शो करता है, मतलब इनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। 7 पीएच मान जिसका होता है वो आपका न्यूट्रल होता है या उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगर पीएच मान की हम एग्जैक्टली बात करें फ्रेंड्स, तो पीएच मान भी मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर कि जो अमोनिया है, ध्यान रखिएगा, इसकी पीएच वैल्यू 11.6 होती है। बेकिंग सोडा है, इसकी पीएच वैल्यू 9.2 होती है, तो इसलिए ये बेसिक कैरेक्टर को या एल्कलाइन कैरेक्टर को शो करेंगे। वहीं पर अगर फ्रेंड्स ब्लैक कॉफ़ी की बात करें तो इसकी पीएच मान 4.5 से 5.5 के बीच में होती है ना। और जो एसिडिक रेन होता है इसका पीएच मान 2 से 5.5 के बीच में होता है, तो ये दोनों ही 7 से कम है, इसलिए आप कह सकते हैं ये फिर एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से किस लवण का उपयोग न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनश्रिंकेबल वूल, है ना। आपने देखा होगा कई बार कपड़े होते हैं जो अनश्रिंकेबल होते हैं, है ना, उसमें आप अगर उनको धुल भी दीजिए तो जो कपड़े होते हैं उनमें सिकुड़न नहीं आती, उसको आप एज इट इज़ पहन सकते हैं बिना प्रेस किए हुए। तो उस गुण के लिए कौन सी चीज़ उत्तरदायी होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ध्यान रखिएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। सही विकल्प का चयन करना था। क्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है और हीलियम सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है। क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड हीलियम इज द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ध्यान रखिएगा जो हीलियम है इट इज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, लेकिन जो क्लोरीन है वो सबसे प्रबल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस नहीं होता है, बल्कि आप फ्लोरीन कह सकते हैं, है ना। जो एफ होता है फ्लोरीन, वो आपका सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, तो क्लोरीन नहीं होगा इसका, इसकी जगह क्या होगा, फ्लोरीन, ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है 125। सही विकल्प का चयन करना है। मरकरी का जो एस्क लिखा हुआ है सिनेबर एंड लिमोनाइट, और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि थोरियम का एस्क लिखा हुआ है कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। तो फ्रेंड जो मरकरी के एस्क होते हैं वो सिनेबर, और आप कह सकते हैं जो लिमोनाइट लिखा हुआ है ये तो मरकरी का एस्क है लेकिन ये आयरन का होता है, ठीक है। जो लिमोनाइट होता है ये आपका आयरन ओर है, ध्यान रखिएगा आयरन का ओर होता है, मरकरी का नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। और जो आपका कार्नोटाइट और पिच ब्लेंड है ये दोनों यूरेनियम के ओर होते हैं, थोरियम के नहीं, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 126 है आपका फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी धातुएं केवल अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं और हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स ओनली विद एसिड्स टू डिस्प्लेट्स हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट एंड टिन, ठीक है। कोबाल्ट और टिन जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन गैस होता है उसका डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। किस धातु के यौगिक का उपयोग कवकनाशी और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? विच द कंपाउंड ऑफ विच मेटल इज यूज्ड एज फंगिसाइड एंड जर्मिसाइड? तो आंसर हो जाएगा कॉपर, है ना। कॉपर का जो यौगिक होता है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या कॉपर के जो कंपाउंड होते हैं उनका यूज़ करते हैं फंगिसाइड और जो जर्मिसाइड्स होते हैं उनको बनाने के लिए। और किन यौगिकों का यूज़ किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कॉपर सल्फेट, CuSO4 और क्यूप्रिक सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसी को आप क्यूप्रिक सल्फेट भी कह सकते हैं, ना। तो अगर ये लिखा हुआ क्यूप्रिक सल्फेट तो भी ये सही होगा। कॉपर सल्फेट और क्यूप्रिक सल्फेट एक ही चीज़ है, तो ये यौगिक होता है कॉपर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 है आपका। सही विकल्प चल करना है कि अमरूद मिरिटेसी कुल का फल है और पपीता आपका रोजेसी कुल का फल है, ठीक। गुआवा इज अ फ्रूट ऑफ मिरिटेसी फैमिली एंड पपैया इज अ फ्रूट ऑफ रोजेसी फैमिली। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केवल एक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पपीता है ये केरी केसी कुल से संबंधित रखता है, ठीक है। जो पपीता है आपका केरी केसी फैमिली का फल है पपीता। जो पपाया है इट इज़ द फ्रूट ऑफ केरी केसी फैमिली। तो पहला केवल सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। निम्न में से कौन सा अनिवार्य एमिनो एसिड है? तो सिस्टीन, ग्लूटामीन, प्रोलीन और ल्यूसीन। तो फ्रेंड जो ल्यूसीन है ना, इसमें ल्यूसीन जो है ये एक अनिवार्य या फिर आप कह सकते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड होता है। वो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी
डिफेंस प्रोटीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस प्रोटीन, तो जो लिम्फोसाइट होते हैं दे आर डिफेंस प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, है ना। ब्लड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको पुलिस स्टेशन कहा जाता है, ठीक है। जो डिजीज होती हैं सबसे पहले यहीं से फाइट होता है, लिम्फोसाइट से। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 130 है आपका, निम्न में से सही विकल्प को आपको चयन करना था। लार ग्रंथियों की दूसरी जोड़ी को पैरोटिड ग्रंथियां कहा जाता है। द सेकेंड पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड्स, और जो लार ग्रंथियों की तीसरी जोड़ी होती है उसको सब मैंडिबुलर ग्रंथियां कहा जाता है। द थर्ड पेयर ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 130 इसमें आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो दूसरी जोड़ी होती है ना, उसको आपका सब मैंडिबुलर ग्रंथियां कहा जाता है, और जो तीसरी जोड़ी होती है उसको आप कह सकते हैं पैरोटिड। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से कौन सी कर्ण अस्थि नहीं है। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो कर्ण अस्थि कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, तो जो मैक्सिला है ये आपकी कर्ण अस्थि नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो खोपड़ी होती है ह्यूमन स्कल, उसमें टोटल 29 बोन्स पाए जाते हैं। अगला है 132, निम्न में से आपको सही विकल्प का चयन करना था। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2, बोथ 1 and 2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है 133, निम्न में से कौन सा एक पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो पश्च मस्तिष्क मतलब आप कह सकते हैं कि रोम्बेन सेल्फोन, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क का भाग कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन है सेरेब्रम और डाई एंसिफिलॉन, हाइपोथैलेमस और सेरिबलम। तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा डी, सेरिबलम, ठीक है। जो सेरिबलम होता है ये आपका पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से सही विकल्प का आपको चयन करना था, और ऑप्शंस आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। त्वचा को 2 स्तरों में विभाजित किया जाता है, और दूसरा लिखा हुआ है त्वचा सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का निर्माण करती है। तो जो त्वचा होती है वो सूर्य के प्रकाश में 100% विटामिन डी का निर्माण करेगी। तो देखिए 134 का जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो 100% करेक्ट होगा। पहला देखते हैं, त्वचा 2 स्तरों में विभाजित होती है। फ्रेंड जो त्वचा होती है वो एक्चुअली में 3 लेयर्स में होती है, 2 में नहीं होती है, तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 लेयर्स कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है डर्मिस, एक होता है आपका एपिडर्मिस, और एक आपका होता है सबक्यूटेनस, है ना। तो डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनस त्वचा के 3 स्तर होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा हार्मोन हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। जो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन होता है ये आपका हड्डियों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 136, एड्रेनिल हार्मोन को 3F मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो एड्रोलिन हार्मोन होता है, एड्रिनल, है ना, एड्रिनलिन, ये आपका 3F कहा जाता है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ध्यान रखिएगा। बच्चों में एड्रेलिन हार्मोन की कमी से क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन, उसकी कमी से आपका क्रिटिनिज्म रोग होता है बच्चों के अंदर, है ना। तो जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है उसकी कमी से नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक, 1 ओनली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है। तो मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय है, ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब आप पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ग्लैंड, तो मिक्स्ड ग्लैंड आपका पेंक्रियाज हो जाएगा। और मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जो मनुष्य की मसल्स होती हैं, मांसपेशियां, उसमें आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं अनाक्सी श्वसन, जैसे मतलब बिना ऑक्सीजन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो चेचक, खसरा, ट्रोकोमा, ये वायरस हो जाएंगे। प्लेग जो होगा फ्रेंड्स ये आपका जीवाणु जनित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया से कौन सा होगा, प्लेग, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगा ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 139। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट है, तो मैथ को हम लोग पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, रूट ए का मान आपको बताना है। 24 को आप 2 पार्ट में ऐसे तोड़िए कि यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आप 2 - 2√5, इसका अगर स्क्वायर कीजिए, 2 और 2√5, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 आएगा, है ना। और अगर आप 20 और 4 को आपस में जोड़ो 24 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, 2 - 2√2,
ठीक है, तो ये 139 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, डाटा के संग्रहण का सबसे बड़ा मान दिया हुआ है और रेंज दी हुई है, सबसे छोटा बताना है, तो सबसे बड़े में से आप सबसे छोटे घटा दीजिए, वही रेंज होता है। यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, आंसर आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 38। अगला क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा है, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल। उसके बाद है, देखिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 141 का आंसर होगा सी। ठीक है, 141 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन 142, x प्लस 1/x का मान दिया गया है आपसे, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x का मान पूछा है, तो ये सिंपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और आपको ये यहाँ पर x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 142 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 143, और आपको एक समीकरण दिया हुआ है, सिंपल आपको सॉल्व करना है, √2 की वैल्यू 1.414 रख करके। इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आंसर आ जाएगा 2.828। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, 130 मदों के एक संग्रह के लिए सिग्मा एक्स का मान दिया गया है, अंक माध्य आपसे पूछा है, तो 2197 को आप 130 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 16.9। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 145 आपको दिया हुआ है, ए के 30% के 20% बराबर हैं बी के, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। ए का 30% हो जाएगा और इसका 20% हो जाएगा, ये बराबर दिया हुआ है बी इंटू 15/100 इंटू 45/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा, रेशियो ए और बी का जो मिलेगा वो मिलेगा 9:8। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है 146, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/5 है, मतलब अगर आप लेंथ को 5 मान लें तो चौड़ाई 3 हो जाएगी, और 5 × 5 = 15 जो है वो आपका 960 के मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब आप भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा आपका 16 मीटर, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, और ये आपका परिवृत्त होगा और ये आपका अंतःवृत्त होगा। ठीक है, मैंने आपको फिगर बना के दिखा दिया है, आपको वो कह रहा है कि ये जो परिवृत्त और अंतःवृत्त है, इसके क्षेत्रफल का जो अंतर है वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि क्षेत्रफल का अंतर अगर दिया गया है तो ये जो एरिया है 88 सेंटीमीटर, ये किस एरिया के बराबर होगा, वो इस एरिया के बराबर। ये वाला एरिया आपका दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वैसे भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है √3/4a², ध्यान रखिएगा, इसको आप लगाइएगा, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 28√3। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप आपको बताना है। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे दी गई है, परिमाप आपको बताना है, बहुत ईजी है, आप इसे कर सकते हैं। 30 मीटर व्यास वाले कुएं को 28 मीटर गहरा खोदा गया है, निकाली गई मिट्टी को उसकी चारों तरफ फैला दिया गया है, और 10 मीटर चौड़ा घेरा बना दिया गया है। घेरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बहुत सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, बेलन का फॉर्मूला यहाँ पर एक्चुअली लगेगा, है ना, मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ आपको, सिलेंडर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। 149 को आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपका बी आ जाएगा, 15.75 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, एक चतुर्भुज PQRS में P और Q के द्विभाजक I पर एक चतुर्भुज, आपको मैं फिगर बना के दिखा दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग कीजिएगा। ठीक है, ये आपका है P Q R और S। P और Q के द्विभाजक I पर मिलते हैं, तो ये है एंगल बाइसेक्टर, द्विभाजक का मतलब ये एंगल बराबर है और ये आपका I है ना, और PIQ आपको दे दिया गया है 78 डिग्री। ठीक है, एंगल R और एंगल S का आपको मान बताना है कितना होगा। तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उसका योग कितने के बराबर होता है, उसका योग होता है आपका 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो चतुर्भुज के अगर चारों कोणों का योग 360 है, तो आपको पता है कि जो आमने सामने के एंगल होंगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा 180 वाला, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 156 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा, नहीं होता है तो आप बताइएगा। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 154 सही 2/4 डिग्री है, तो उसके विकर्णों की संख्या और उसकी भुजाओं की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो ये वाले क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D को स्पर्श करता है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, उसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 151 का फ्रेंड्स आंसर होगा ए। ठीक है, 151 का आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 152 है, इसका आंसर हो जाएगा सी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका है क्वेश्चन 153। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका 50 डिग्री। एक ए बी एक वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है ए बी, केंद्र ओ है और इस पर पी एक बिंदु है ना, वृत्त पर ही कोई बिंदु पी है। पी ओ ए ये आपका है 100 डिग्री और पी बी ओ का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, पी ओ ए आपको दिया है 100, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप अगर थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र ओ है और इस पर पी एक बिंदु है। ठीक है, पी ओ ए आपको 100 डिग्री दे दिया गया है, आपको पी बी ओ का मान बताना है, ये मान बताना है। वही मैं कहूँ कि ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये वाला मान आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स आप ये वाला जो एंगल है ये पहले निकाल लीजिए। आपको पता है 100 और ये एंगल जितना भी होगा उसका योग 180 होना चाहिए, है ना, क्योंकि व्यास है ये। तो ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर फिगर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये आपका P है, ये O है, ये A है और ये B है। आपको PBO बताना है कितना है, ये आपको फाइंड करना है। आपने ये निकाल लिया 80 डिग्री। ठीक है, ये आपका 80 डिग्री आ गया है और आप देखेंगे कि जो ये भुजा है इतना, ये आपका क्या है, ये रेडियस है। तो ये और ये बराबर है, तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। एक को आप x मान लो, तो 2x + 80 ये बराबर आपका आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का आंतरिक सम कितना होता है 180 डिग्री। इसको आप माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 2x = 100। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 154 है। इसीलिए देखिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सॉल्व आप खुद कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप बाद में इसे मैच कर लें। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 155 है आपका। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। ठीक है, दो समांतर स्तंभों के बीच की दूरी आपको दी हुई है, एक स्तंभ की लंबाई दी हुई है और यहाँ पे एक अवनमन कोण दिया हुआ है शीर्ष का। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल tan cos और sin का जो फॉर्मूला लगता है लाल बटा कक्का वाला, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो लगा करके आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 30 मीटर। तो मैथ वाले क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 156 का आंसर होगा cosec थीटा। क्वेश्चन नंबर 157 है, इसका आंसर होगा 54। क्वेश्चन 158 है आपका, यहाँ पर एवरेज का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 158 का C51। एवरेज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास 10 डाटा लिखे हुए हैं तो इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, इन जो 10 डाटा हैं इनके एवरेज और इनकी संख्या, है ना। तो एवरेज इंटू 10 अगर कर देंगे तो इन सबका सम आपको मिल जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लगता है। तो 158 का आंसर इस तरह से आ जाएगा C51। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 है आपका, ये स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बोट वाला। तो आंसर इसका आ रहा है 15 km/h। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 160 और यहाँ पर भी आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही क्वेश्चन है। ये आंसर इसका आएगा 24 km/h। ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। चक्रवृद्धि ब्याज का होता है P × 1 + R/100⁻n-1। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अंतर दिया हुआ है, इन्हीं का अंतर आपको दिया है 150। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इसका 15,000, बी आंसर। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपल साधारण ब्याज निकालना है तो PRT/100 ये आप निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1120। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इसका आंसर आ जाएगा 13,500। ठीक है, 13,500। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। 164 का आंसर है 120 डेज। ये सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है। और उसके बाद 165 है, इसका आंसर आ जाएगा 10 डेज। 166 है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 336, है ना, 336। सॉल्व कीजिएगा आप, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसे पूछ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 167 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। 167 का आंसर आ जाएगा आपका 25। ठीक है, और यहाँ पर आप आ जाएंगे तो 168 है, 168 का रेशियो का क्वेश्चन है ये और आंसर होगा इसका B, 6 रुपीज़। उसके बाद है
टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है 169 का, और आंसर हो जाएगा डी 120। यहाँ पर भी इसे भी आप पाइप और सिस्टम वाले जो क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क में ही कंसिडर किए जाते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि अगर भर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर खाली कर रहा हो तो उसे नेगेटिव लिया जाता है। आंसर इसका आ जाएगा फ्रेंड्स 15 मिनट्स, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, और 171 का आंसर आ जाएगा B30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172 है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आंसर इसका आ जाएगा 60A, है ना। 172 के बाद फ्रेंड्स क्लॉक का क्वेश्चन है, ये आंसर आ रहा है 73 डिग्री। और फिर कैलेंडर के दो क्वेश्चन रखे गए हैं यहाँ पर। पहले वाले का आंसर होगा शुक्रवार, और जो 175 है उसका आंसर हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, सी ऑप्शन, 175 का सी ऑप्शन। तो 176 आपको पैराग्राफ में दिखा दे रहा हूँ, हिंदी का पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के, और आंसर मैं बता दे रहा हूँ, है ना। शीर्षक पूछा गया है इस पैराग्राफ का, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। शीर्षक है इसका गन्ना घटतौली, सी ऑप्शन। उसके बाद अगला है इसमें 177 का आंसर हो जाएगा बी, खराब सड़कें। 178 है फ्रेंड्स, 178 का आंसर हो जाएगा 2 क्विंटल, ए ऑप्शन। और लिपिक शब्द का विलोम पूछा है, तो लिपिक शब्द का विलोम होगा हाकिम। ठीक है, हाकिम जो है वो लिपिक का विलोम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दुश्वारी शब्द का विलोम, ये आपका आपत्ति, सॉरी दुश्वारी का पर्यायवाची हो जाएगा आपत्ति। ठीक है, उसके बाद है सुबह के फल और उजाले के उल्लू, है ना। ये किसकी पुस्तकें हैं, तो ये आपकी महीप सिंह की पुस्तकें, ध्यान रखिएगा, है ना। सुबह के फल और उजाले के उल्लू। इम्तहान और भारतौल क्रमशः किस भाषा से लिए गए, तो इम्तहान आपका अरबी भाषा से हो जाएगा और भारतौल आपका पुर्तगाली भाषा से हो जाएगा। आप जैसा समझें वैसा करें। पूछा है सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है। सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, तो के लिए है, तो कौन सा कारक है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। ठीक है, संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 185 है आपका, तद्भव शब्द का आपको चयन करना था, तो जो पन्ना है ये आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 186 पे आ जाते हैं। 186 है यहाँ पर कि कौन सा परिपाटी का पर्यायवाची नहीं है, तो फ्रेंड्स प्रथा, प्रचलन और रिवाज ये परिपाटी के पर्यायवाची नहीं है। कौन सा अकाल और अनुरक्त का विलोम है, तो अकाल का विलोम सुकाल हो जाएगा और अनुरक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, जो सबसे आगे रहता हो तो वो आपका अग्रणी हो जाएगा, और जिसको क्षमा न कह सके वो आपका अक्षम्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 189 है कि कौन ऊना शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द है, तो ऊना शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द आपका हो जाएगा तुच्छहीन और सुस्त। ठीक है, ऊना के लिए अनेकार्थी शब्द। श्वेता ने रीना को बांसुरी दी, तो इसमें कौन सा क्रिया है, इसमें पूछा है कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर फ्रेंड द्विकर्मक क्रिया है, ध्यान रखिएगा ए। 190 का हो जाएगा ए, द्विकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 191 191 है, हुलिया तंग होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो हुलिया तंग होना मुहावरे का अर्थ होता है परेशान होना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध शब्दों का आपको चयन करना था, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन से हो जाएंगे फ्रेंड, तो 192 का आंसर हो जाएगा बी, एक के और अभिशप्त, ये शुद्ध लिखे हुए हैं और बाकी सारे अशुद्ध हैं। कुसुमायुद्ध और अत्यर्थ में कौन सी संधि है, तो कुसुमायुद्ध में आपकी स्वर संधि है और अत्यर्थ में आपकी यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 194 है, अठन्नी तथा मार्ग व्यय में कौन सा समास है, तो अठन्नी में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा और मार्ग व्यय में तत्पुरुष समास, है ना, मार्ग में व्यय होने वाला। ठीक है, तो में हो जाएगा तो तत्पुरुष समास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वही आपको लगाना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, तो ये सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। 195 आपका नीचे ही था, निम्न में से कौन सा करुण रस का स्थायी भाव है, तो फ्रेंड जो अद्भुत रस होता है वो आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है। और जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाती है, तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, उपमेय में उपमान की अपेक्षा अगर कुछ विशेषता दिखाई जा रही हो तो व्यतिरेक अलंकार होगा। च छ ज झ यह किस प्रकार के व्यंजन है, तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। च छ ज झ यह। सुल्तानपुर, हरदोई और फैजाबाद जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये आपकी अवधी हो जाएगी। और छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स छंद आपके 4 प्रकार के होते हैं, है ना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से 4 प्रकार के छंद हैं, तो एक आपका मात्रिक छंद हो जाएगा, वर्णिक छंद हो जाएगा,
उभय छंद हो जाता है और मुक्तक छंद हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार के छंद होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज के टेस्ट का कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स घी और मुतिया ये आपके पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। बाकी सब रस्सी, जूती, व्यास, मछली और कच्चा सोना ये आपके, कच्चा सेना ये आप सभी की स्त्रीलिंग है, लेकिन व्यास और मछली ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का हमारा टेस्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टेस्ट।